डिम्बो स्टबन बेबी हाथी। दूर देश में एक जंगल में डिम्बो नाम का एक हाथी का बच्चा रहता था, जो अपने माता पिता के साथ रहता था। वो जंगल के जीवन से ऊब चुका था और दूर तक जाना चाहता था और नई जगहों का पता लगाना चाहता था। वो जंगल में सभी जगह जाना चाहता था और नए लोगों से मिलना चाहता था, पर उसका छोटा दोस्त चूहा उसे बताता रहता कि दुनिया बहुत बड़ी है और ऐसी बहुत सी जगह है जो उसने नहीं देखी। इसलिए डिम्बो ने अपना मन बना लिया एक लंबी यात्रा पर जाने के लिए और नए स्थलों का पता लगाने जाना चाहता था। एक दिन वो अपने माता पिता के पास गया और उन्हें ये सब बताया। मैं एक ही जंगल में रहकर ऊब चुका हूँ, मुझे जाना है और नई जगह देखनी है। मेरे बच्चे, ये हमारा घर है और हमें पता भी नहीं है बाहर हमारे लिए क्या है। जंगल के बाहर इंसान बहुत खतरनाक हो सकते हैं। डिम्बो ने अपने माता पिता की बात सुनी, लेकिन वास्तव में उस बात पर ध्यान नहीं दिया जो कहा जा रहा था। उसे अभी भी जंगल के बाहर की दुनिया देखनी थी। उसी रात जब सब सो गए, तब वो घर से बाहर निकला और जंगल के अंत की ओर चलना शुरू किया। अब बहुत अंधेरा हो गया था। वो मुश्किल से रास्ता ढूंढ सका। उसी समय उसने महसूस किया कि उसकी तरफ कुछ आ रहा है। अचानक, इसके पहले कि वो आगे बढ़ पाता, उसने अपने आप को एक जाल में पाया। उसने वहां से निकलने की बहुत कोशिश की, पर कोई उम्मीद नहीं थी। थोड़ी देर बाद उसे कुछ आवाजें सुनाई दी। लोग चिल्ला रहे थे, खुश हो रहे थे। उसके पिछले पैरों को मत पकड़ना। हमें मिल गया, उसे दूर मत जाने दो। इसके पहले कि वो समझ पाता कि क्या हो रहा है, डिम्बो जमीन से एक अंधेरे बॉक्स में चला गया। बॉक्स का ढक्कन बंद हो गया और बॉक्स अचानक चलने लगा। डरा हुआ छोटा डिम्बो पता नहीं क्या करना था उसे। अचानक उसने एक आवाज सुनी। मैंने तुम्हें पकड़ ही लिया। जब उसने आवाज की तरफ देखा, उसने महसूस किया कि वो जंगल के बंदरों में से एक है। मुझे किसने पकड़ा है? इंसानों ने। पर उन्होंने मुझे क्यों पकड़ा? मैंने उनका क्या बिगाड़ा था? मैंने भी कुछ नहीं किया था, पर वो हमारे साथ कुछ करने का सोच रहे हैं। बंदर की बात सही थी। जिन लोगों ने बंदर और डिम्बो को पकड़ा था, वो शहर के एक सर्कस के लिए काम करते थे। वे उन जानवरों को ले जा रहे थे जिन्हें उन्होंने सर्कस के शो में इस्तेमाल करने के लिए पकड़ा था। सुबह जब उसे अपना बच्चा दिखाई नहीं दिया, तो मम्मी हाथी चिंतित हो गई। उसने अपने बच्चों से पूछा कि उन्होंने डिम्बो को देखा क्या, पर उन्होंने डिम्बो को कल रात से नहीं देखा था। जल्दी में मम्मी हाथी डैडी हाथी के पास पहुंची। डिम्बो यहाँ नहीं है, वो चला गया। तो उसने वही किया जो उसने कहा था। इससे पहले कि उसे कुछ हो जाए, उसे ढूंढना चाहिए। उसके परिवार को डिम्बो का दोस्त चूहा मिला। उन्होंने उसे सब कुछ बताया। चूहा उदास हो गया। ये सब मेरी वजह से हुआ है। मैंने ही उसे कहा था कि जंगल के बाहर भी एक दुनिया है। चिंता मत कीजिए, हम उसे ढूंढ लेंगे। दिन पर दिन बीतते गए। डिम्बो को एक जगह पर रखा गया था, जो सर्कस के तंबू के बगल में वायर से घिरा हुआ था। उसके दोस्त बंदर को पिंजरे में रखा गया था। सर्कस के लोग उस शो की तैयारी में लगे थे, जो एक सप्ताह के बाद शुरू होने जा रहा था। डिम्बो इन लोगों को देख रहा था, आश्चर्य से सर्कस के तंबू को और ट्रक को, क्योंकि वो पहली बार इन चीजों को देख रहा था। इसे सर्कस क्यों कहते हैं और उन्होंने मुझे यहाँ क्यों रखा है? जब डिम्बो इस बारे में सोच रहा था, दो आदमी आए और उसे वायर की जाली से निकालकर ले गए। जब उसे सर्कस में ले जाया गया, तब डिम्बो वो दृश्य देखकर डर गया था। कुछ समय बाद सर्कस का मालिक, जो एक पशु प्रशिक्षक भी था, डिम्बो के बगल में हाथ में चाबुक लेकर आया। तुम बिल्कुल वैसा ही करोगे जैसा मैं करके दिखाऊंगा। इसमें एक अच्छी बात यह होगी कि तुम अकेले होंगे, या फिर तुम्हें तुम्हारी सजा पसंद नहीं आएगी।
डिम्बो बहुत डर चुका था। उसने उन चालों को करने की कोशिश की जो मालिक उसे सिखा रहा था। उसी समय उसका दोस्त चूहा पूरे जंगल में डिम्बो को ढूंढ रहा था। उसे जो भी जानवर मिले सबको उसने डिम्बो के बारे में पूछा, पर किसी को भी कुछ भी पता नहीं था। एक छोटे गुलाबी पंछी ने आशाहीन चूहे को इधर उधर ढूंढते देखा तो उसे पूछा कि क्या समस्या है। मैं मेरे दोस्त डिम्बो को ढूंढ रहा हूँ। डिम्बो, आपका मतलब उस जिद्दी हाथी के बच्चे को? हाँ, मुझे लगता है वो जंगल छोड़कर शहर चला गया है। मेरी माँ ने मुझे बताया था कि जब मैं छोटी थी डिम्बो ने मेरी जान बचाई थी। आज अगर वो मुसीबत में है तो मैं उसकी मदद करना चाहूंगी। तुम डिम्बो की तलाश में शहर की तरफ उड़ सकती हो। अगर वो वहाँ होगा तो मुझे यकीन है तुम उसे ढूंढ लोगी। जरूर, तुम चिंता मत करो, मैं उसे जरूर ढूंढ लूंगी। छोटी गुलाबी चिड़िया तुरंत ऊपर उड़ गई और शहर की तरफ चली गई। कुछ घंटे उड़ने के बाद उसने बड़े रंगीन सर्कस का तंबू और कुछ ट्रक्स दूर से देखे। वो उनके ऊपर उड़ने लगी और उसने क्या देखा? कुछ लोग डिम्बो को फिर से जाली में डाल रहे थे। वो तुरंत डिम्बो के पास पहुंची। हेलो डिम्बो, मैं बहुत खुश हूँ कि मैंने तुम्हें ढूंढ लिया। तुम्हारा परिवार और दोस्त कितने चिंतित है। कुछ लोगों ने मुझे यहाँ कैद कर रखा है। अगले हफ्ते वो मुझे शो में शामिल करेंगे। वाकई? चिंता मत करो, हम तुम्हें यहाँ से निकाल लेंगे। अब मैं जाकर तुम्हारे परिवार को तुम्हारी स्थिति के बारे में बताती हूँ। चिड़िया आकाश में उड़ गई और जंगल में चली गई। डिम्बो बहुत खुश था क्योंकि उसे पता था कि उसे बचा लिया जाएगा। छोटी चिड़िया डिम्बो के परिवार के पास गई और उन्हें डिम्बो के बारे में बताया। मम्मी और डैडी बहुत खुश हुए। हम सुबह बहुत जल्दी निकलेंगे। हम अपने बच्चे को इंसानों से वापस ले आएंगे। सुबह सुबह डिम्बो का परिवार, चूहा और चिड़िया ने शहर की यात्रा शुरू की। हाथी और चूहे चिड़िया की तरह तेज नहीं थे। उनके लिए एक लंबी यात्रा उनका इंतजार कर रही थी। सर्कस में डिम्बो और अन्य जानवर शो की तैयारी कर रहे थे, जबकि जंगली बंदर जोकर के साथ मस्ती कर रहा था। डिम्बो उसे सिखाई गई चीजें करने की कोशिश कर रहा था। चलो, अब तुम्हें ऊंचा कूदना है। सर्कस का मालिक उसे ऐसी चीजें करने को कह रहा था जो एक हाथी नहीं कर सकता था। तो डिम्बो को याद आया कि उसके साथ क्या हुआ था जब उसने वो काम करने की कोशिश की थी जो दूसरे जानवर कर रहे थे। मैं उम्मीद करता हूँ कि मुझे बचाने मम्मी डैडी यहाँ जल्दी आ जाएंगे। अब एक और दिन बीत चुका था और आज शो का दिन था। सर्कस की लाइटें चमक रही थी और बहुत सारे लोग तंबू में आ रहे थे। डिम्बो का परिवार, चूहा और छोटी गुलाबी चिड़िया सर्कस के तंबू के पास पहुंचे। उस क्षेत्र में वायर की जाली में उन्होंने डिम्बो को देखा। वो रहा। हाँ, पर हम उसे कैसे बचाएंगे? मैं डिम्बो से बात करता हूँ। मैं भी आती हूँ। चूहा और चिड़िया डिम्बो के पास गए। चूहा जाली में घुसकर डिम्बो के पास गया। डिम्बो, यहाँ देखो। हे दोस्त। इस बीच छोटी गुलाबी चिड़िया को लोहे के दरवाजे को करीब से देखने का मौका मिला। दरवाजा बंद है, चाबी ढूंढना मुश्किल होगा। जब मेरी बारी आएगी तब वो दरवाजा खोलेंगे, तब हम भाग सकते हैं। ओके, हम एक योजना तैयार करते हैं, हमारा इंतजार करो। इस बीच सर्कस का शो चल रहा था।
बंदर और जोकर मजाकिया बनने की कोशिश कर रहे थे ताकि मेहमान हंसे। जब उन्होंने अपना शो समाप्त किया और मंच छोड़ दिया तो सर्कस मालिक मंच पर आया। प्यारे मेहमानों, अब आपके सामने आएंगे हमारे जादूगर। सर्कस के मालिक ने मंच छोड़ दिया और पीछे चला गया। उसने अपने आदमियों को हाथी को लाने के लिए कहा। उसके आदमी बाहर गए और उन्होंने उस जाली का दरवाजा खोला जहां डिम्बो को रखा गया था। उसी समय वहां जोर से आवाज आई और जब उन्होंने देखा कि आवाज कहां से आ रही है, उन्होंने देखा कि चारों हाथी उनकी तरफ ही आ रहे हैं। उन्होंने सब कुछ छोड़ा और वहां से भाग निकल गए और जब वे चले गए, डिम्बो आसानी से भाग सका और अपने परिवार को देख बहुत खुश हुआ। चलो, हमें जल्दी से यहाँ से दूर जाना होगा। नहीं। डिम्बो के जवाब पर सब चौंक गए। पहले हमें मेरे कैदी दोस्तों को बचाना होगा। चलो उन्हें विचलित करते हैं ताकि चूहे और पंछी उनके पिंजरे खोल सकें। चारों हाथियों ने सर्कस में भागना शुरू कर दिया। डैडी हाथी टेंट के अंदर घुस गए। हर कोई डर के मारे इधर उधर भाग रहे थे। उसी समय चिड़िया पिंजरे का ताला खोल रही थी। चूहा दरवाजे खोल रहा था ताकि सारे जानवर बाहर आ सके। वो सब जंगल में भाग गए। सर्कस का मालिक हैरान था और समझ नहीं पा रहा था कि आखिर हो क्या रहा है। वो बहुत गुस्से में था। जब वो इधर उधर भाग रहा था, पूरा तंबू उस पर आ गिरा। डिम्बो, उसका परिवार और उसके दोस्त उस समय रुक गए जब वे सर्कस से सुरक्षित दूरी पर आ पहुंचे थे। सब थक चुके थे पर बहुत खुश थे। उस समय बंदर उनके बगल में आया। डिम्बो, मैं तुम्हारा उन सभी जानवरों की तरफ से धन्यवाद करता हूँ जिन्हें तुमने सर्कस से बचाया। मौका मिलते ही यहाँ से भागने के बजाय तुमने उन्हें भी बचाया। मेरे दोस्त, मुझे यकीन है तुमने भी मेरे लिए यही किया होता। जंगल में रहकर मैं दोस्ती करना और एक दूसरे की मदद करना सीख गया हूँ। हाँ, हमें हमेशा एक दूसरे की मदद करनी चाहिए, अन्यथा जीवन हमारे लिए बहुत ही कठिन हो सकता है। अच्छा डिम्बो, तुम्हारी अगली यात्रा कब है? अगली बार जब तुम जंगल छोड़ने का फैसला करोगे तब हमें जरूर बताओगे। डैडी, मम्मी, मेरी बहन, मेरे भाई, मुझे इस बात का बेहद अफसोस है कि मेरी वजह से आप परेशान हुए। मैंने बहुत गड़बड़ की। चिंता ना करें, अब मैं इस खूबसूरत जंगल को छोड़कर कभी नहीं जाऊंगा। तो वे सभी जंगल की तरफ अपनी यात्रा जारी करते हैं। दोबारा बिना किसी शिकायत के डिम्बो ने अपना जीवन जंगल में ही खुशी से बिताया। एक समय की बात है, दूर एक गांव में एक मेहनती कपड़े धोने वाला धोबी रहता था। धोबी का एक छोटा सा घर था और उसके घर के पीछे एक खलिहान जहां उसका प्रिय गधा और घोड़ा रहते थे। ओह, कल का दिन कितना थका देने वाला था। वाह हॉर्सी, अगर कोई थक गया है तो वो मैं हूँ। मैंने सारा भार ढोया है, समझे? हो सकता है, पर धोबी तो मुझ पे ही सवार होता है। कैसे हो? उम्मीद करता हूँ तुमने आराम कर लिया है क्योंकि अब जाने का वक्त है। हर सुबह कपड़े धोने वाला गधे पर कपड़े ढोकर ले जाता था जो वो एक दिन पहले धोता था। फिर गधे की पीठ पर सवार होकर वो दूर दूर के गांवों की ओर जाता, लोगों को उनके साफ कपड़े लौटाने के लिए। वो दिन भर लोगों को उनके कपड़े पहुंचाता रहता और गंदे कपड़े लेकर आता। सारे दिन की मशक्कत के बाद गधा थक जाता था और जब वो थक कर वापस घर पहुंचता तो वो तुरंत सोना चाहता था। क्या कर रहे हो गधे? क्या अभी से नींद आ रही है तुम्हें? मैं तो अभी भी खेत में दौड़ने जा सकता हूँ। बिल्कुल, तुम ऐसा कर सकते हो क्योंकि तुम्हें सारा दिन कपड़े नहीं ढोने होते। अगली सुबह धोबी बहुत जल्दी उठा और अपने कल इकट्ठे किए हुए गंदे कपड़े धोने चल दिया।
तो सारी तैयारी हो गई। अब मैं गांव में पुराने कपड़े लेने जा सकता हूँ। धोबी ने अपने घोड़े और गधे को खलिहान से बाहर निकाला और चल दिया। मैं आपके गंदे कपड़े लेने आया हूँ। मुझे खुशी है कि तुम आ गए धोबी। ये गंदे कपड़े धोने हैं। शुक्रिया मोहतरमा, मैं आपके कपड़े जल्द से जल्द वापस ले आऊंगा। धोबी ने गांव के सभी घरों के दरवाजे खटखटाए। उन्होंने लगभग 15 घरों से ढेर सारे गंदे कपड़े इकट्ठे किए और सारा भार गधे पर डाल दिया। ये बहुत भारी है। उस दिन धोबी गधे को पकड़कर चलने लगा ताकि वो भार से झुक ना जाए। लेकिन गधा, जो बहुत थका हुआ था, खड़ा नहीं हो सका और सड़क के बीचों बीच बैठ गया। आखिर बात क्या है गधे? तुम बहुत थके हुए लग रहे हो। चलो ठीक है, यहीं पे आराम कर लेते हैं। धोबी आराम करने के लिए एक पेड़ के नीचे लेट गया। ही-हा! अरे, तुम चाहते क्या हो? मुझे बस कहना था कि आज भार बाकी दिनों से ज्यादा है। क्या तुम मेरी थोड़ी मदद नहीं कर सकते? माफ करना गधे, पर गंदे कपड़े उठाना मेरा काम नहीं है। कुछ देर के बाद धोबी जाग गया और वे सब फिर से अपने रास्ते पर चलने लगे। वो कुछ कदम ही चले थे कि अचानक गधा फिर से जमीन पर गिर गया। ही-हा! ही-हा! ओह मेरे बेचारे गधे, मुझे माफ करना, आज मैंने तुम्हें बहुत थका दिया। ये लो, थोड़ा पानी पियो। धोबी ने गधे से सारे कपड़े उतारे और उन्हें घोड़े की पीठ पर रख दिया। अरे नहीं! गधे को आखिरकार राहत मिली, लेकिन इस बार घोड़े का भार उसके लिए बहुत अधिक था। मुझे शुरू से ही आधे गंदे कपड़े घोड़ी की पीठ पर भी रखने चाहिए थे, ताकि सारा वजन बेचारे गधे को ही ना उठाना पड़े। क्योंकि घोड़े ने गधे की मदद नहीं की थी, इसलिए उसे अपनी पीठ पर कपड़े धोने का सारा सामान लेकर जाना पड़ा। और खलिहान पहुंचने पर वो कुछ खा भी नहीं पाया, क्योंकि वो थक गया था। आज जाके मुझे तुम्हारे बोझ का एहसास हुआ मेरे प्यारे दोस्त। मुझसे गलती हो गई, मुझे माफ कर दो। अब तुम मेरी तकलीफ समझ सकते हो और साथ देने की अहमियत भी। ही-हा! ये मत भूलना मेरे प्रिय मित्र। उस दिन से जब भी धोबी के पास बहुत सारे कपड़े होते, वो अपने गधे और घोड़े के बीच भार साझा करता और इस तरह वो कम थके हुए होते और ज्यादा मजा करते। दोनों की जिंदगी अब आसान हो गई थी। बहुत पहले जंगल में एक भेड़िया था जो अपने परिवार के लिए खाना ढूंढ रहा था। जंगल में उसे एक आवाज सुनाई दी। ढूंढने पे उसे झाड़ियों के बीच एक छोटा सा बच्चा मिला। ये तो इंसान का बच्चा है, भेड़िया चौंक के बोला। वो उस बच्चे को घर ले आया, उसकी रक्षा करने लगा। जंगल का बाघ शेर खान ये देख के नाराज हुआ, क्योंकि उस बच्चे को इंसानों से वो चुरा के लाया था। भेड़िए के परिवार को ये बच्चा बड़ा प्यारा लगा। हम इसे अब से मोगली बुलाएंगे, माँ ने कहा। उस दिन से मोगली अपने भेड़िए भाइयों के साथ रहने लगा। माँ उसका बहुत ख्याल रखती थी, जैसे उसका अपना बच्चा हो। बहुत जल्द ही उसकी सभी जानवरों के साथ दोस्ती हो गई। वो उनके साथ खेलने कूदने लगा और जंगल का चप्पा चप्पा जान चुका था। इसी बीच शेर खान मोगली पर दूर से नजर रखे हुए था और मौका ढूंढ रहा था कि कब उसे पकड़ सके। एक दिन
भेड़िया अकेला, भालू बलू और तेंदुआ बगीरा मिले मोगली की बात करने। इंसान के बच्चे सयाने होते हैं, क्यों ना उसे जंगल का बच्चा बनाएं। बल्लू और बगीरा, तुम दोनों उसकी रक्षा करोगे और जंगल के हर तौर तरीके सिखाओगे। कई साल बीत गए। बलू बहुत ध्यान से मास्टरी कर रहा था। उसने उसे फल तोड़ना और शहद निकालना सिखाया। मोगली बलू की बातें अच्छे से सुनता था। हर रोज वो ऊंचे ऊंचे पेड़ पे चढ़कर खाना खाता था। बलू ने उसे जंगल की आवाजों को पहचानना भी सिखाया। उसे मोगली पे नाज था। क्या दौड़ता था मोगली, और क्या तैरता था। बगीरा ने उसे सिखाया कैसे इंसान के फंदों को पहचाना जाए और कैसे उनसे बचें। एक दिन एक छोटा भेड़िया एक फंदे में फंस गया। शेर खान इस बच्चे का शिकार करके इसे खाना चाहता था, पर उससे एक कदम पहले मोगली ने उसे बचा लिया। शेर खान को ये हार बुरी लगी। बलू ने मोगली को खतरे के वक्त लगाने वाली आवाज भी सिखाई। मोगली को ये भी याद हो गया, जंगल का कोई भी जानवर मोगली को नुकसान नहीं पहुंचाता। ये जान के कि मोगली को वो अकेला नहीं पकड़ सकेगा, शेर खान जंगल के सबसे खतरनाक जानवर बंदर लोग के पास गया और उन्हें मोगली के बारे में बताया। मोगली को जो भी मालूम है, अगर वो हमें सिखा दे तो हम जंगल के सबसे सयाने जानवर बन जाएंगे। एक दिन जब मोगली अपने लिए बरसाती बना रहा था, तब बंदर लोग उसे दूर से चुपचाप देख रहे थे। वो उसे किडनैप करने का मौका ढूंढ रहे थे। शाम होते ही वो मोगली को उठाकर घने जंगल में अपने अड्डे पे लेके गए। वो अब बंदर लोग के बीच में था। मोगली को जब समझ आया कि उसे किडनैप किया गया है, वो सोचने लगा उसे किसी भी तरह बगीरा और बलू को खबर देनी होगी। अचानक उसे वल्चर चील दिखा, आसमान में उड़ता हुआ। उसको खतरे वाली आवाज याद आई, अपना खून एक रंग लाल लाल लाल। ये सुनते ही चील समझ गया कि मोगली उसका कोई अपना ही है और ये कि वो खतरे में है। मेरा नाम मोगली है, बलू और बगीरा को बताओगे कि मैं फंसा हुआ हूँ? बिल्कुल, क्यों नहीं? चील बोला और उसने उड़ान भरी खबर पहुंचाने के लिए। बंदर लोग उसे उठा के अपनी गुफा में ले गए। बंदर नगर में इस घने जंगल में एक किला था जिसे इंसान सालों पहले छोड़ चुके थे। मोगली ने भागने की बहुत कोशिश की, पर कोई फायदा ना हुआ। बगीरा और बलू ने सांप के से मदद मांगी। वो तीनों बंदर नगर में एक मूर्ति के पीछे छिप गए। उनको कई बंदर मोगली के आसपास नजर आ रहे थे। वो मोगली को बचाने का मौका ढूंढ रहे थे और मौका आते ही के बोला, अभी चलो, सही मौका है। बगीरा पहले गया, धीरे से बंदरों को डराने। फिर वो अपने पंजों से बंदरों पे वार करने लगा। सारे बंदर डर के मारे भागे। अचानक बगीरा को बंदरों ने घेर लिया। बंदरों ने मोगली को पकड़ के एक कमरे में बंद कर दिया।
मोगली को बगीरा के लड़ने की आवाज आ रही थी। उसे याद था कि खंडर के नीचे पानी का कुंड है और उसे ये भी मालूम था कि बंदर पानी से डरते हैं। बगीरा, जल्दी से पानी में कूद जाओ। बगीरा भाग के पानी में कूदा। अब बलू को भी बंदरों ने घेर लिया था। बलू अपने बचाव के लिए अपने पंजों से लड़ रहा था। वो अच्छा लड़ रहा था, पर बंदर बहुत ज्यादा थे और बलू अकेला पड़ गया। उधर बगीरा पानी में बेबस था, अपने दोस्त की मदद नहीं कर पा रहा था। बलू बंदरों में उलझा हुआ था कि के वहां आया। के ने अपनी पूंछ से बंदरों को थप्पड़ मारा और सब भागे। बंदर के से हमेशा डरते थे, उसके सामने टिक नहीं पाते थे। जब वो लोग वहां से दूर घने जंगल में चले गए, बलू आजाद हो गया। फिर के ने फूंक मारी और बंदर सब सुन्न हो गए। उनकी आवाज बंद हो गई और एकदम से सन्नाटा हो गया। मौके का फायदा उठाते हुए बगीरा पानी से बाहर निकला। मोगली उस कमरे से चिल्लाया, मैं यहां हूं, इस कमरे में। के ने पूंछ मारी और दीवार गिर गई और मोगली कूद के बाहर आ गया। बलू ने उसे गले लगा लिया। ओ, ठीक तो ना तुम? हाँ, ठीक हूँ, पर भूख लगी है बड़ी। तुम सबने अपनी ना सोच के मेरी जान बचाई। थैंक यू उसके लिए। मोगली के को देखकर बहुत खुश हुआ। तुम ना होते तो क्या होता? थैंक यू। मोगली, बलू और बगीरा के को बाय कह के घर की तरफ गए। अब शेर खान को ये बात समझ में आ गई थी कि जिसके रिश्ते इतने मजबूत हैं, वो उसे घायल नहीं कर सकता। वो अपने घर को लौट गया और वापस नहीं आया। कई साल गुजर गए और मोगली एक नौजवान बन गया था। एक दिन वो इंसानों के गांव के आसपास गया। उसे एक औरत दिखी जिसने उसे पहचान लिया। ये वो बेटा था जिसे एक बाघ ने सालों पहले छीन लिया था। उसने वो बच्चा मोगली को दे दिया। मोगली चौंक गया क्योंकि ये बच्चा बिल्कुल बचपन का मोगली लगता था। तब उसे समझ में आया कि वो बच्चा उसका भाई और वो औरत उसकी माँ है। बलू, बगीरा और के उन्हें देख रहे थे। ओ, अब तुम अपने परिवार के साथ रह सकते हो। जरूरत हो हमारी महसूस तो आवाज लगा देना बस। तुम हमारे भाई हो, ये भूलना मत कभी। गुड बाय मोगली। उसके दोस्तों ने उससे विदा लिया और मोगली अपने इस परिवार के साथ खुशी से रहा। पर उसने अपने जंगल के उस परिवार को कभी नहीं भुलाया जिनसे उसका प्यार का रिश्ता था। भाग लेने वाले सभी जानवर उनकी सबसे मजबूत टीमों के साथ जंगल कप में प्रतियोगिता के लिए फाइनल की तैयारी कर रहे थे। पांडा टीम, जिन्होंने पहली बार इस साल प्रतियोगिता में हिस्सा लिया, वो प्रतियोगिता जीतने के लिए लगातार प्रशिक्षण ले रहे थे। पांडा टीम के कप्तान मोरोडोना स्तब्ध था जब वो अपने विरोधियों के प्रशिक्षण के बाद अपने कमरे में जांच कर रहा था। मैं नहीं समझ सकता वे कैसे चैंपियन बनते हैं बिना कोई ट्रेनिंग के। सियारो की टोली, जो चैंपियन थे, पिछले प्रतियोगिता में अब जाल बिछाने की योजना बना रहे थे अपने कप्तान वीगो के साथ उनके विरोधियों के लिए। हम बंदरों से केले चुराएंगे, कंगारुओं की जेबें पत्थरों से भरेंगे, गिलहरी को खराब हेजलनट्स देंगे,
इस तरह से हम फिर से चैंपियन बनेंगे, तुम देख लेना। हा हा हा। पांडा का गेंद बीनने वाला छोटा पांडा रेसी, जो फुटबॉल का शौकीन है, उसने फुर्ती से तुरंत सभी प्रकार के शो का प्रदर्शन करके बाहर गई हुई गेंद को पकड़ा और वापस ले आया। कप्तान, क्या आपको लगता है कि एक दिन मैं भी टीम का खिलाड़ी बनूंगा? ये खेल कठिन होता है, ये मर्दों का खेल है। तुम एक छोटी लड़की हो रेसी, तुम पांडा टीम में नहीं खेल सकती। लेकिन कप्तान। दिन गुजरते गए। अंत में सियार और पांडा फाइनल में पहुंचे, लेकिन फाइनल मैच से पहले सियार फिर से काम पर लग गए, चालाकी के लिए। उनकी टीम का एक खिलाड़ी चुपके से खुजली का पाउडर पांडा पी की नाक में फेंक देता है। जब पांडा पी, जिसकी नाक खुजली से लाल हो चुकी थी, उसने कहा कि वो ये मैच नहीं खेल पाएगा। मोरोडोना घबरा गया। अंत में उसने सोचा, अपना निर्णय लिया और रेसी के पास पहुंचा। तैयार हो जाओ, तुम भी खेलोगी। लेकिन आपने कहा, आप चाहते हैं मैं मैच में खेलूं? मेरे पास कोई चारा नहीं है बच्चे, मेरी टीम में एक खिलाड़ी कम पड़ रहा है। लेकिन तुम मेरी बात सुनोगी और तुम डिफेंस पे खड़ी रहोगी, और जब बॉल आएगी तुम फॉरवर्ड पे जाके अटैक कर देना, समझी? जब रेसी को पता चला कि कप्तान को उस पर भरोसा नहीं है, वो बहुत परेशान हो गई और एक पेड़ के नीचे जाकर रोने लगी। जब वो रो रही थी, उसने झाड़ियों से एक आवाज सुनी। वीगो, सियारो का कप्तान, स्टार खिलाड़ी कंपाला से बात कर रहा था। उसके हाथ में एक बोतल थी। दादाजी ने बोतल में एक औषधि बनाकर दी है, इसे पीने से तुमको 10 चीतों की शक्तियाँ मिलेंगी, जिससे तुम तेज दौड़ पाओगे। जैसे ही रेसी ने ये सुना, वो तुरंत मोरोडोना के पास पहुंची और उत्साह से बताया कि उसने क्या सुना था। ये संभव नहीं है, बातें बनाना बंद करो और जाओ अपनी जर्सी पहनो। रेसी उदास ड्रेसिंग रूम में पहुंची। ये खेल का समय था। रेफरी वुल्फ ने अपनी सीटी बजाई और मैच शुरू हो गया। छोटी पांडा रेसी बचाव में खड़ी थी, जैसा कि उसके कप्तान मोरोडोना ने कहा, और आने वाली गेंद को तुरंत आगे भेज रही थी। सियार की टीम हर गेंद कंपाला को दे रही थी। कंपाला इतनी तेजी से जा रहा था कि पांडाज उसके नजदीक भी नहीं जा पा रहे थे। जब कंपाला अपने स्टाइलिश अंदाज में रक्षा के नजदीक से गुजर रहा था, उसने गेंद को धीरे से गोलकीपर की दाहिनी बाजू से नेट में फेंका। सियार जब इस गोल का आनंद उठा रहे थे, पांडा टीम बहुत उदास हो गई थी। पहले गोल के शौक से उभरने से पहले ही कंपाला ने एक और गोल कर दिया और फर्स्ट हाफ 2-0 पर समाप्त हुआ। ब्रेक के दौरान पांडा के लॉकर रूम में सब बहुत परेशान थे। अगर हम कंपोला को रोक सकते हैं, हमारे पास एक मौका हो सकता है, लेकिन वो इतना तेज दौड़ता है, हम पकड़ भी नहीं सकते। ये कहने के बजाय कि लड़कियां खेल नहीं सकती, अगर आप मुझे मौका देते हैं उत्तरार्ध में, शायद हम खेल जीत सकते हैं कप्तान। ठीक है, मैदान में आ जाओ और अपना खेल दिखाओ रेसी। जब दूसरा हाफ शुरू हुआ, रेसी मैदान पर तूफान मचा रही थी। जब भी कंपाला के पास गेंद पहुंची, रेसी ठीक उसी के बगल में जा पहुंचती। जैसे ही उसे गेंद मिली, उसने तुरंत हमला बोल दिया। सियार टीम के समझने से पहले कि क्या हो रहा है, छोटी पांडा रेसी, जो दाहिनी तरफ से बीच में कूद गई, लगभग हवा में उड़ते हुए गेंद को सिर से मारते हुए उसने अपना पहला गोल कर दिया। इस गोल से पांडास की आशाएं बढ़ गई। 10 मिनट बाद रेसी ने 2 सियारों के बीच से जाते हुए गोलकीपर का सामना किया। उसके दोनों पैरों में से गेंद को उछालते हुए जोरदार नेट पर दे मारा।
और हर कोई इस छोटी पांडा की प्रशंसा करने लगा। जब मैच ड्रॉ होने वाली थी, सियार टीम का स्टार कंपाला बहुत गुस्सा हो गया था क्योंकि वो रेसी को रोक नहीं सका था और उसने रेसी को पेनल्टी एरिया में पटक दिया। पेनल्टी। रेफरी वुल्फ ने कंपाला को एक लाल कार्ड दिखाया और उसे मैदान से बाहर भेज दिया। दर्शक रेसी के लिए पेनल्टी लेने के लिए तालियां बजाने लगे, लेकिन छोटी रेसी अपने टीम के सबसे अनुभवी खिलाड़ी कप्तान मोरोडना के पास गई। पेनल्टी लेना अनुभव की बात है। सभी को पता होना चाहिए कि वे क्या बेहतर कर सकते हैं और उसके अनुसार कार्य करें। आप पेनल्टी ले कप्तान। मोरोडना ने रेसी को हामी भरने के बाद उसने गेंद उठाई और स्कोर किया। पांडा ने मैच जीत लिया 3-2 इस लक्ष्य के साथ और चैंपियन बन गए। उन्होंने रेसी को कंधों पर उठाकर अपनी जीत का जश्न मनाया। फिर मोरोडना झाड़ियों में गया बिना किसी को बताए हुए। इधर उधर तलाश करते हुए उसने औषधि की बोतल देखी जिसके बारे में रेसी बता रही थी। क्या इसका मतलब रेसी सही थी? उसने बोतल ले ली और मैदान में आ गया रेसी के पास। उन्होंने पूरी टीम को इकट्ठा कर लिया खुद के आसपास एक भाषण देने के लिए। मुझे खेद है रेसी, मुझे लगा कि केवल पुरुष ही फुटबॉल खेल सकते हैं, पर मैंने तुम्हारा खेल नहीं देखा था। इस खेल को कोई भी खेल सकता है, चाहे वो लड़का हो या लड़की। अब आप हमारी स्टार हो। कप्तान के इन शब्दों से रेसी बहुत खुश थी। मैंने तुम्हारी बात नहीं सुनी, इसलिए मुझे माफ कर दो। मुझे ये बोतल झाड़ियों में मिली। तुम सही थी, सियारों ने चीटिंग की है। टीम के खिलाड़ियों ने चारों ओर देखा और वे चौंक गए। जो भी हो रहा था वो सुनने के बाद मोरोडना ने खाली बोतल बाहर निकाली और रेफरी वुल्फ को दे दी। रेफरी वुल्फ सियारों की तरफ गया और उन्हें जंगल कप प्रतियोगिता से बाहर निकाल दिया। मोरोडना और रेसी अब घनिष्ठ खिलाड़ी बन चुके थे जिनका एक दूसरे पर भरोसा था। उन्होंने जंगल कप एक साथ में अपने हाथों में पकड़ा और चैंपियनशिप को साथ में पूरी तरह से सेलिब्रेट किया क्योंकि वे जान चुके थे कि बहुत मेहनत के साथ सफल होना कितना जरूरी है। एक दिन जब जंगल बहुत सुंदर चमक रहा था, नन्ही चेपी और उसका दोस्त टेडी बेयर फूंक फूंक कर जमीन पर पड़ी पत्तियों को हिलाने की कोशिश कर रहे थे। वाह, मैं जीत गया। एक मिनट रुको मेरे भालू दोस्त। हमारे पत्ते कंधे से कंधा मिलाकर उड़ गए और उसी जगह उतर गए। देखो। ओ हाँ, फिर तो हम दोनों जीत गए। हाँ, चेपी को अपने भालू मित्र के साथ समय बिताना पसंद था। जब भी उन्हें भूख लगती, वे उसके माता पिता के पास जाते और अद्भुत वन फल एक साथ खाते, क्योंकि चेपी का परिवार सदियों से इस जंगल में जानवरों के साथ रहा है। यहाँ तक कि उनके पड़ोसी भी जिराफ और शेर थे। एक बार पेड़ के आलिंगन दिन पर नन्ही चेपी जंगल में टहलने गई। तभी उसे एक अजीब रोने की आवाज सुनाई दी, जब वो हर पेड़ को गले लगा रही थी, चाहे वो बड़ा हो या छोटा। वो ध्यान से चलने लगी, ये सुनकर कि आवाज कहाँ से आ रही है, और अंत में उसने एक बच्चे को रोते हुए देखा। हाउ, मैं तुम्हारे लिए जंगल और हवा की बधाई लाई हूँ। तुम कौन हो?
और हाउ का क्या मतलब? यहाँ सब कुछ मेरा घर है और हम इसी तरह अभिवादन करते हैं। हो। क्या तुम जंगल में रहती हो? हाँ, मेरा नाम जेपी है। तुम्हारा नाम क्या है? कोको। लेकिन मुझे अपना नाम बिल्कुल नहीं पसंद। कोको। कितना सुंदर नाम है। हमारी वन भाषा में कोको का अर्थ है तारों वाली रातें। क्या सच में? बिल्कुल। मेरा नाम भी चमकते पंखों वाली एक परी से आया है। सुनो, चमकते पंखों वाली परी, मैं यहाँ पे खो गया हूँ। मैं यहाँ अपने परिवार के साथ आया था, पर अब वो मुझे नहीं मिल रहे। वो मुझे ही ढूंढ रहे होंगे। क्या तुम मेरी मदद करोगी? वॉकी गुकी। क्या? मेरा मतलब बिल्कुल, बेशक मैं मदद करूंगी। इस जंगल को मुझसे बेहतर कोई नहीं जानता। जेपी और कोको घने जंगल में घूमने लगे। तुम बिना जूतों के कैसे चलती हो? पैरों में दर्द नहीं होता क्या? जूता? वो क्या होता है? ये जो मैंने पहना है, इससे तुम्हारे पैरों में कांटे नहीं चुभते। आहा, तुम पाका पाका के बारे में बात कर रहे हो। हम वन परिवार पेड़ के आलिंगन के दिनों में पाका पाका नहीं पहनते हैं, क्योंकि हमारे पैर पृथ्वी के सबसे अच्छे दोस्त हैं। कोको अपने नए दोस्त के जीवन से बहुत प्रभावित था। जेपी की तरह ही वो पेड़ों को गले लगाकर चलने लगा। हालांकि थोड़ी देर बाद उन्हें अपने सामने एक काला पैंथर दिखाई दिया। ये तो पैंथर है, चलो भागो। जब कोको डर के मारे पेड़ पर चढ़ने की कोशिश कर रहा था, जेपी हंस रही थी उसके सामने। तुम किसका इंतजार कर रही हो चेपी? चलो भागो, नहीं तो वो तुम्हें पकड़ लेगा। जेपी शांति से तेंदुए के पास गई और उसके कान में फुसफुसाने लगी। उसने तेंदुए को गले लगाया और फिर उसकी पीठ पर चढ़ गई। कोको को अपनी आंखों पर विश्वास नहीं हुआ। पैंथर मुना हमारी मदद करेगा कोको। हम मिलकर ढूंढेंगे तो तुम्हारा परिवार जल्दी मिल जाएगा। कोको डरते डरते मुना पैंथर के पास पहुंचा। मुना ने कोको के गाल को चूमा। जब तुम्हें रुकना हो, बस तब पकूना चिल्ला देना। जेपी और कोको जब तेंदुए की पीठ पर तेजी से आगे बढ़ रहे थे, तो जंगली कीड़े उनकी वजह से उड़ने वाली धूल से प्रभावित हुए और उल्टे हो गए। जेपी के उत्सुक कानों ने एक राग सुना। जैसे ही पैंथर मुना आईवी से भरे जंगल के रास्ते में तेज गति से जा रहा था, मैंने एक फिफी सुना, बहुत सुंदर धीमा पकूना। पैंथर मुना धीरे धीरे रुक गया। फाई फाई का क्या मतलब है? फाई फाई का अर्थ है वन भाषा में राग। जब जेपी और कोको चुपचाप चल रहे थे, तो उन्होंने देखा कि उनके सामने एक विशाल भालू खड़ा है। ये 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 हाँ, एक भालू। नहीं, ये मेरा हारमोनिका है। हारमोनिका? वो क्या है? वो जो भालू के हाथ में, जिससे वो बजा रहा है। मेरा मतलब फाई फाई। इसका मतलब मेरा परिवार आसपास ही है चेपी। जेपी विशाल भालू के पास पहुंची और उससे पूछा कि उसे ये हारमोनिका कहाँ से मिली। भालू ने बताया कि उसे ये दलदल के रास्ते में मिली। कोको, हमें बाटी बाटी जाना चाहिए, आ जाओ। क्या? ओह, तुम्हें वन भाषा सीखने की जरूरत है कोको। जेपी और कोको जल्दी से मुना पैंथर पर चढ़ गए और वे दलदल वाली सड़क के लिए निकल पड़े, अर्थात बाटी बाटी। थोड़ी देर बाद कोको ने अपने माता पिता को चिल्लाते हुए सुना, मदद करो, क्या कोई है? कोई हमें बचाओ, हमारी मदद करो। ये तो मेरे माता पिता की आवाज है, हमें जल्दी जाना होगा। पैंथर मुना आखिरकार उन्हें दलदल के किनारे पर ले आया। कोको के माँ और पिताजी असल में वहाँ थे, लेकिन वे दलदल में फंसे हुए थे। मम्मी, पापा। कोको! अरे नहीं कोको, तुम्हारे पीछे एक पैंथर है।
आप चिंता मत करिए, हम आपको बचा लेंगे। चेपी ने एक बंदर मित्र को पेड़ की चोटी पर उत्सुकता से उन्हें देखते हुए देखा। हो मीमी, क्या तुम मुझे एक लंबा मपिया दे सकते हो? उसने उनसे एक लंबी और मजबूत रस्सी मांगी। मपिया का क्या मतलब है? बंदर ने चेपी को अपनी सबसे मजबूत रस्सी दी। मुना, तेंदुआ, चेपी और कोको ने इस रस्सी के सिरे को पकड़ लिया और दूसरे सिरे को कोको के परिवार की तरफ दलदल में फेंक दिया और उन्होंने बड़ी मेहनत से उन्हें दलदल से बचा लिया। कोको ने तुरंत अपने माता पिता को गले लगा लिया। मुझे लगा मैं आप दोनों को फिर कभी नहीं देख पाऊंगा। दूसरी ओर चेपी इस परिवार को फिर से एक साथ देखकर बहुत खुश हो गई। कोको, क्या तुम अपने इन अजीब दिखने वाले दोस्तों से हमारा परिचय नहीं करवाओगे? ये अजीब नहीं है, ये एक परी है जिसके चमकीले पंख हैं। एक ऐसी दोस्त जो सभी जानवरों को जानती है और वन की भाषा भी बोलती है। मैं आपसे मिलकर बहुत खुश हूँ। मुझे उम्मीद है कि हम एक दिन फिर मिलेंगे। अगली बार अपने पाका पाका पहनने मत भूलना। चेपी मुना पैंथर पर कूद गई और वहाँ से चली गई। बाय बाय कोको, मेरा मतलब तारों वाली रातें। जब कोको ने अपने परिवार के साथ जंगल छोड़ा, तब भी उसके मन में इस जंगल की सुहानी यादें थी। जब वो घर आया और अपने कमरे में दाखिल हुआ, वो अपने डेस्क पर बैठा और अपनी डायरी में वो शब्द लिखे जो उसने वन भाषा में सीखे थे, क्योंकि वो समझ गया था कि दूसरी भाषा सीखना अन्य जीवन सीखना है। होय! एक समय की बात है। जंगल के सबसे अंधेरे हिस्से में एक चालाक लकड़बग्गा था। नाम था हेक्टर। हेक्टर उससे छोटे जानवरों के लिए जाल बिछाता था और फिर उनका मजाक उड़ाता था। चालाक हाइना हेक्टर को जंगल में घूमते समय एक पत्र मिला। उसने उत्साह से वो पत्र खोला और देखा कि उसमें एक गोल्डन पेपर था। उस पर कुछ लिखा हुआ था। हेक्टर ने बहुत देर तक कागज देखा, लेकिन उसे कुछ समझ नहीं आया, क्योंकि हेक्टर एक अनपढ़ था, बुरा लकड़बग्गा। उस पल में पास से गुजर रहा एक बेबी हेजहोग रुक गया जब उसने लकड़बग्गे के हाथ में सुनहरा कागज देखा। हेलो सर, आपको वो पत्र कहाँ मिला? हाँ, पृथ्वी के तल में या पहाड़ की चोटी पर। इससे आपका कोई मतलब नहीं, ये मेरा है। ओह ठीक है, तो आप शिक्षकों के हो रहे रिचर्ड डे के कैंप में जा रहे हैं। मैं नहीं जा सकता क्योंकि मेरे पास शिक्षक नहीं। उस पल में हाइना के दिमाग में एक दुष्ट ख्याल आया। वो हेजहॉग को बरगलाने वाला था कि उस शिविर में जाओ और हर छोटे जानवर का अपहरण कर उन्हें खा जाओ। दरअसल मैं एक शिक्षक हूँ, लेकिन मैं अपना चश्मा अपने साथ ले जाना भूल गया, इसीलिए मैं पता नहीं पढ़ सकता। क्या तुम मुझे शिविर में ले जाओगे बेटा? हेजहॉग ने उत्साहपूर्वक चालाक हाइना का अनुरोध स्वीकार किया और वे एक साथ निकल पड़े शिक्षक दिवस शिविर के लिए। हेक्टर के लिए कठिन समय था जब वे शिविर में पहुंचे, क्योंकि वो जिधर देखता उसने छोटे छोटे जानवर देखे जो वो खा सकता था। अब इस कैंप में आप मेरे शिक्षक हैं और मैं आपका छात्र हूँ श्रीमान। ठीक है छोटे छात्र, अब मैं तुम्हें समय के बारे में कुछ सिखाने जा रहा हूँ। मुझे आपको लंबे समय तक बिजी रखना है और बाद में अपना पेट भरना है। हा 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 हा। चालाक लकड़बग्गा हेजहॉग से कहता है कि जहाँ है वही रहे जब तक उसकी छाया छोटी ना हो, और हेजहॉग उसकी बातें सुनता है और धूप में प्रतीक्षा करने लगता है। इस मौके का फायदा उठाते हुए हेक्टर ने खरगोश को देखा कैंप फायर के लिए लकड़ी इकट्ठा करते हुए। उसे पकड़ने के लिए उसने एक गाजर को रस्सी से बांध दिया और खरगोश के सामने फेंक दिया। जब खरगोश ने गाजर देखा,
वो नहीं रोक पाया और उसे चबाना शुरू किया। यहाँ तुम मेरे जाल में फंस गए खरगोश। जैसे लकड़बग्गे ने रस्सी को खुद की ओर खींचा, खरगोश उसके करीब आ रहा था, पर जैसे ही हेक्टर खरगोश की ओर कूदने ही वाला था, अध्यापक! बेबी हेजहॉग उसके सामने आ गया। मेरी छाया छोटी हो गई और लगभग गायब हो गई। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब सूरज सीधा ऊपर है बेटा। ओह वाह, बहुत बढ़िया जानकारी है, आश्चर्यजनक। बेबी हेजहॉग के लिए धन्यवाद। खरगोश ने दोनों गाजर खा लिए और लकड़ी लेकर तंबू में लौट आया। भूखा लकड़बग्गा बहुत गुस्से में था। बेटा, मैं तुम्हें एक और बात सिखाऊंगा, मेरी बात ध्यान से सुनो। इस बार लकड़बग्गा हेजहॉग को एक गिरे हुए पेड़ के पास ले आया। उसने उससे लॉक पर रिंग्स गिनने को कहा। हाथी ने उत्साह से इसे स्वीकार किया और रिंग्स गिनने लगा। लेकिन यहाँ तो बहुत सारी रिंग्स है, संख्या अनंत है। चालाक हाइना हेक्टर हेजहॉग को छोड़कर अपने रास्ते निकल गया। ठीक आगे उसने 3 मेमनों को देखा जो नाच रहे थे, मजे कर रहे थे। और अब मुझे कुछ स्वादिष्ट मिलेगा। हा 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 हा। लकड़बग्गे ने अपने आप को मेमने जैसा बना लिया, खुद पर बहुत सारे रुई के टुकड़े चिपकाकर। इस प्रकार वो भेड़ के बच्चों के साथ घुल मिल गया। एक क्षण बाद हेक्टर 2 पैरों पर खड़ा हुआ, अपना मुंह पूरा खोल दिया और उनमें से एक को खाने ही वाला था। तभी टीचर! बेबी हेजहॉग उसके सामने आ गया। क्या तुम आ गए फिर से? शिक्षक, मैंने लट्ठे पर रिंग्स को गिना, वे बिल्कुल 150 है। इसका अर्थ क्या है? हाँ ठीक है, इसका मतलब उस पेड़ की उम्र तुम जान जाओगे। ओह वाओ, ये बहुत अच्छी जानकारी है। इस बीच मेमने वापस उनके तंबू की तरफ लौट गए और लकड़बग्गे द्वारा खाए जाने से बच गए। बेबी हेजहॉग के लिए धन्यवाद। लकड़बग्गा जो फिर से भूखा था, इस बार और भी गुस्सा था। मैं तुम्हें कुछ और सिखाऊंगा। सूरज अस्त होने को है, मेरी बात ध्यान से सुनो। हाइना हेक्टर ने हेजहॉग को शिविर से जल्दी भागने के लिए कहा। उसने फिर कहा कि वो आकाश में उत्तर तारे का अनुसरण करके अलाव ढूंढने की कोशिश करे। हेजहॉग उत्साह से मान गया। कुछ देर बाद धूप चली गई और आकाश में तारे चमकने लगे। चालाक हाइना हेक्टर एक लाइन के पीछे दुबका हुआ था। कैंप फायर के पास बैठे शिक्षक और छात्र जानवर का शिकार करने के लिए। आग के बुझते ही मैं हर पिल्ले को पकड़ लूंगा जो अंधेरे में इधर उधर भाग रहे हैं। जैसे ही शिक्षक भालू ने कहा कि सोने का समय हो गया है और आग बुझा दो, और उसने पानी डाल दिया, लकड़बग्गा उन पर कूद पड़ा। ये लकड़बग्गा है। नहीं, कोई मदद करो। जब शिविर में जानवर डर के मारे इधर उधर भाग रहे थे, बेबी हेजहॉग को आखिरकार उत्तरी तारे के प्रकाश में कैंप मिल ही गया। हालांकि उसने जो देखा उससे वो दंग रह गया। नहीं, वो शिक्षक नहीं है, उसने मुझे धोखा दे दिया है। हेजहॉग ने सुइयों को उसकी पीठ पर फेंकना शुरू कर दिया, इतनी तेजी से कि उसने उसे एक छोटी सी जगह में फंसा दिया।
लकड़बग्गा जो हिल नहीं सकता था वहाँ से जल्दी में चिल्लाया। मदद करो, मुझे जाने दो। मैं वादा करता हूँ कि मैं तुम्हें चोट नहीं पहुँचाऊंगा। मैं तुरंत कैंप छोड़ दूंगा। हेजहॉग धीरे धीरे लकड़बग्गे के पास पहुंचा। मुझे आप पर भरोसा नहीं करना चाहिए था। तुम शिक्षक नहीं हो, तुम एक चालाक लकड़बग्गा हो। अब इस जगह को छोड़ दो या फिर मैं बनाऊंगा एक और खतरनाक पिंजरा मेरी पीठ की सुइयों से। हेजहॉग की मदद से लकड़बग्गा ने कांटों से छुटकारा पा लिया और शीघ्रता से छावनी से भाग गया। उस रात शिक्षक भालू ने छोटे हेजहॉग को शिविर का सबसे मूल्यवान पुरस्कार द लिटिल टीचर अवार्ड दिया, क्योंकि कभी-कभी केवल ज्ञान ही काफी नहीं है। अच्छे उद्देश्यों के लिए ज्ञान का उपयोग करना और कभी-कभी इस ज्ञान को साहस से ताज पहनाना भी जरूरी होता है। उस दिन प्यारा बकरा बहुत उदास था, इसलिए वो अपने घर से चला गया। जंगल में हर कोई अगले दिन मनाए जाने वाले कॉस्ट्यूम कार्निवल के लिए उत्साहित था, लेकिन वो खुश नहीं था। क्या हुआ बकरे भाई, कुछ हुआ है क्या? मेरे पास कल कॉस्ट्यूम कार्निवल में पहनने के लिए कुछ भी नहीं है। मैं ये कार्निवल कभी नहीं जीत पाऊंगा। चिंता मत करो, आप जंगल के सबसे बेहतरीन दर्जी मिस्टर उल्लू के पास जाइए, वो आपके लिए बढ़िया ड्रेस बना देंगे। बकरा बड़े उत्साह के साथ दर्जी मिस्टर उल्लू के पास गया। श्रीमान उल्लू जी इतने व्यस्त थे कि उन्होंने बकरे को आते हुए ही नहीं देखा। बकरे ने उनके सामने खड़े रहकर ही घंटी बजाई। कौन है? ओह बकरे, मैं इस वक्त बहुत व्यस्त हूँ। जल्दी बताओ तुम क्या चाहते हो? मैं चाहता हूँ कि तुम कल के कार्निवल के लिए मुझे एक बढ़िया सी ड्रेस दो। तुम्हारे पास कमाल की ऊन है, हम इसे काट कर आकार दे सकते हैं। नहीं, मुझे कार्निवल में सबकी वाहवाही जीतनी है। मुझे ये प्रतियोगिता हर हाल में जीतनी है उल्लू। फिर उदास तोते के पंख लेकर आओ और माउंट गाइबल के पीछे से कुछ जादुई पत्थर जिनकी रखवाली शेर कर रहे हैं। उसके बाद ही मैं तुम्हें सबसे अच्छी पोशाक बनाकर दे पाऊंगा। लेकिन उदास तोता सबको रुला देता है और मुझे रोना पसंद नहीं है। और इसके अलावा शेरों को मजे करना और नाचना पसंद नहीं। वो कहते हैं कि वो शक्तिशाली है और भयानक भी। तुम पहले कभी शेर से नहीं मिले हो। साहस दिखाओगे तो समस्या का समाधान हो जाएगा, याद रखना। जब बकरा उल्लू जी के पास से चला गया तो उसने सपना देखा कि कार्निवल में सबसे अधिक तालियां उसे मिली हैं और निडर होकर वो गिबल पर्वत के लिए निकल पड़ा। थोड़ी देर बाद उसे आसपास एक उदास आवाज सुनाई दी। वहाँ कौन है? उदास तोते, क्या तुम मुझे अपने कुछ पंख दे सकते हो कॉस्ट्यूम कार्निवल के लिए? लेकिन मेरे पंख गिर सकते हैं केवल तभी अगर तुम मुझे हंसाते हो, और मैं हजारों सालों में केवल एक बार हंसता हूँ। भले ही बकरे को तोते की इस अश्रुपूर्ण अवस्था वाली बात का दुख था, तो भी उसने उसे हंसाने के लिए मजाकिया चुटकुले सुनाना शुरू कर दिया। आखिरकार उदास तोता खिलखिलाकर हंस पड़ा। जैसे ही वो हंसा, उसकी पूंछ पर लगे रंगीन पंख बकरे पर गिर गए। मुझे लगता था तुम कभी नहीं हंसते। शुक्रिया तोते, तुम्हारी मुस्कान बहुत प्यारी है। जबकि उदास तोता जोर से हंसा था, हजारों साल बाद बकरे ने माउंट गिबल चढ़ना शुरू किया। अंत में वो उस मैदान में आ गया जहां एक बड़ा काला पत्थर था।
हालांकि वो संदेह में था कि कैसे ये काला पत्थर उसके पहनावे को रंग देगा। तभी 2 शेर बकरे के सामने कूद गए। कौन हो तुम? मुझे कल की प्रतियोगिता के लिए जादुई पत्थर चाहिए था। वही प्रतियोगिता ना जिसके लिए सब लोग तैयार हो रहे हैं और जो जीतेगा उसकी वाहवाही की जाएगी। हाँ। शेरों ने फुसफुसा कर एक दूसरे से बात की। ठीक है बकरे, हम तुम्हें ये जादुई पत्थर एक शर्त पर देंगे। तुम्हें हमें भी अपने साथ उस प्रतियोगिता में लेकर जाना होगा। लेकिन आपको तो डांस करना पसंद नहीं है ना? और जंगल में हर कोई आपसे बहुत डरता है। शेरों ने बकरे से कहा कि ये सच नहीं है। वो सिर्फ इसीलिए क्योंकि हम शेर हैं और इसीलिए हमें इतने सालों तक कॉस्ट्यूम कार्निवल में बुलाया भी नहीं गया। जब भी हम रैंप वॉक करते थे फूलों से सजी सड़क पर, तो सब लोग डर के भाग जाते थे। हालांकि हम लोग दिल से बहुत नरम हैं और हमें नाचना भी बहुत पसंद है। शेरों ने फूलों का हार पहना और नाचने लगे। बकरे ने शेरों के संगीत के साथ खूब मस्ती की। ओह, आप तो सच में बहुत अच्छा नाचते हैं और आप बिल्कुल भी डरावने नहीं हैं। मुझे लगता है कि श्रीमान उल्लू हम सबके लिए रंगीन कपड़े सिल सकते हैं और आप भी कार्निवल में आ सकते हैं। शेर बहुत खुश हुए किसी ऐसे से मिलकर जो उनसे डरता नहीं था, इतने सालों में पहली बार। और उसी क्षण पत्थर जो काला लग रहा था उसका टुकड़ा टुकड़ा चमकने लगा। शेर और बकरे ने रंगीन पत्थरों को इकट्ठा किया और जल्दी से उल्लू के पास गए। जब दर्जी मिस्टर उल्लू ने उन्हें नोटिस नहीं किया क्योंकि वो फिर से बहुत व्यस्त हो गए थे, तो इस बार शेर ने घंटी बजाई। कौन आया है? क्या? शेर? रुकिए श्रीमान उल्लू, घबराइए मत, ये उतने भी डरावने नहीं हैं। शेर फिर नाचने लगे दर्जी उल्लू के सामने। ये शेर तो कमाल के हैं। दर्जी मिस्टर उल्लू ने उन तीनों के लिए खूबसूरत कॉस्ट्यूम सिल दी। अगले दिन आखिरकार कॉस्ट्यूम कार्निवल शुरू हो गया। जानवर अपनी सबसे खूबसूरत कॉस्ट्यूम्स में फूलों पर चल रहे थे। हालांकि इस बार मोर की भव्यता ने सबको आकर्षित किया, लेकिन उसे उतनी तालियां नहीं मिल पाई। इस बार मंच पर बकरा दिखाई दिया अपने रंगीन पंखों, चमकदार पत्थरों और मुलायम ऊन के साथ। जानवर बकरे की पोशाक से इतने प्रभावित हुए कि वे तालियां बजाते बजाते थक गए। बकरा तालियों की इस आवाज से बहुत खुश हुआ। हालांकि इसके ठीक बाद मंच पर दिखाई दिए शेर अपनी सुंदर कॉस्ट्यूम्स के साथ। उनके नाचने से पहले ही जंगलवासी डरने लगे। अरे ये शेर यहाँ क्या कर रहे हैं? ओह, क्या वे हम सबको खाने आए हैं? सब अपनी जान बचाओ, चलो भाग चलो, चलो। रुको, मत जाओ, रुको। जंगल में हर कोई बकरे को आश्चर्य से देख रहा था। शेर दिल से बहुत अच्छे हैं और इन्हें नाचना भी बहुत पसंद है। मैं अपने मन से इन्हीं की वजह से डर निकाल पाया। हमें इन्हें भी एक मौका देना चाहिए। हालांकि जंगल के जानवर थोड़ा हिचकिचा रहे थे, पर जब शेर नाचने लगे तो सब मजे करने लगे। उस दिन के बाद बकरे के अच्छे दिल और साहस की बदौलत किसी को फिर शेरों से डर नहीं लगा। जैसा कि दर्जी श्री उल्लू जी ने कहा, थोड़े साहस ने सभी के जीवन को शांति और मजे से भर दिया।